सुप्रभात स्टूडेंट। जैसा कि अगले वीडियो में चैप्टर 1 कृतिका शीर्षक जल प्रलय के बारे में आपको लगभग आधी कहानी का निष्कर्ष बताया गया था, तो हम इस कहानी की शुरुआत इस ढंग से पुनः करने जा रहे हैं कि आपको यहाँ तक बताया गया था कि प्रकृति का जो आपदा होती है वह अपने रूप में समान होती है, लेकिन उसके भुगतने के लिए सभी व्यक्ति को अलग अलग तरह से एहसास होता है। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि जल प्रलय जो था वह शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए बताया गया है। जो व्यक्ति संपन्न है उसके लिए वह दृश्य एक हास्यास्पद दृश्य है, हंसी खुशी का माहौल है। लग रहा है वैसे चीज़ों को कभी वो नहीं देखे हैं, इसके लिए वह काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं कि जल का दृश्य हम अपने सामने देखें और अपने घर बैठे इस बाढ़ की विभीषिका का आनंद लें। लेकिन वही दृश्य वैसे लोगों के लिए जो प्रति साल बाढ़ के क्षेत्र में रहते हैं और उसके कष्ट को झेलते हैं। कहानी के अनुसार यह बताया गया है कि जब बाढ़ की सरी गली पानी से लोगों का पैर इस तरह जख्मी हो जाता है कि उसका दर्द उसे सहन नहीं हो पाता है, तो वह तेल लगा करके आग में सेकते हैं और उससे बहुत कष्ट का अनुभव होता है। दूसरी तरफ यह दिखाया गया है कि लोग बाढ़ के नज़ारा को देखने के लिए सपरिवार नौका दौड़ करते हैं, उसमें काफ़ी व्यवस्थित ढंग से अपने सामान को रख लेते हैं और चांदनी रात में निकल जाते हैं। उस पर टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर आदि खाद्य सामग्री लेकर वह नौका दौड़ करते हैं। तो कहानी का लिखने का मर्म लेखक का यह है कि हमारे समाज की जो यह अमीर गरीब की खाई है, उससे प्रकृति भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को यह भूलने के लिए विवश हो जाती है कि किसी के लिए वह सुखदायी होती है और किसी के लिए काफ़ी कष्टदायक होता है। तो हम इस कहानी के माध्यम से यह समझाना चाह रहे हैं कि जब बाढ़ का नज़ारा वहाँ आ रहा था, तो जिस तरह से कि पटना के बारे में बताया गया है कि रामलीला के दृश्य देखने के लिए जिस तरह गांधी मैदान में हजारों लाखों की भीड़ होती है, लोग वहाँ खड़े होकर के दृश्य को देखने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह बाढ़ के नज़ारा को देखने के लिए वो लोग अपने छत की मुंडेर पर, कोई गांधी मैदान के पास, अन्य जगह इकट्ठा होकर के बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए तैयार थे। लग रहा है कि इस कहानी में जो दर्द है वह दर्द का एहसास शायद संपन्न लोगों के लिए खुशी का दृश्य है। लेखक कहानी के माध्यम से सारी चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं कि बाढ़ हो या सूखा हो या मौसम का अच्छा अंदाज हो, हर लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसा कि बताया गया है कि जब वो लोग बाढ़ से पीड़ित नहीं थे तो लग रहा था उन्हें कि पानी कितनी जल्दी मेरे पास आए ताकि हम लोग पानी को देखकर आनंद लें। लेकिन वैसे लोग जो घर छोड़ चुके थे और जो सड़क के किनारे अपनी ज़िंदगी अपने मवेशियों के साथ बिता रहे थे, उसके लिए लग रहा होगा कि यह पानी कब हमें छुटकारा दे। दोनों बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो यह आप एहसास करते होंगे कि हमें आपदा से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम होना चाहिए, तब वह स्थिति जो है हमारे लिए भी सामान्य हो सकती है। अगर व्यक्ति
अपनी समस्या के समाधान के लिए पहले से हल ढूंढ लें, पहले से अच्छी तरह से व्यवस्थित ज़िंदगी जिएं अपने कार्य के अनुसार, तो हो सकता है कि उसे समस्या का समाधान करने में आसानी महसूस हो। इस कहानी के मर्म में यह छिपा हुआ है कि हम प्राकृतिक आपदा से या किसी प्रकार की समस्या से हट नहीं सकते हैं। समस्या तो सामने आएगी, वह प्राकृतिक नियम है, समस्या सामने आएगी, लेकिन व्यक्ति को अपने समय से, अपने कार्य से हमेशा अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, सुदृढ़ रखना पड़ता है। अगर आप मौके के अनुसार अपनी समस्या का हल का निदान नहीं सोचते हैं तो आपके साथ समस्या और गंभीर होती चली जाएगी। यह ज़िंदगी जीने की एक सीख है। इस कहानी के माध्यम से आपको ज़िंदगी जीने की एक सीख मिल रही है कि आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किस तरह से कर सकते हैं। मान लिया जाए समस्या गंभीर है, तो क्या आप हतोत्साह होकर के उस कार्य से हट जाएंगे, उस कार्य को छोड़ देंगे, या अपनी स्थिरता के कारण आप अपने आप को लुप्त कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि कहानी में यह समझाया गया है कि बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए भी बहुत तरह के लोग अनेक प्रकार से अपने अपने जीने के रहस्य को ढूंढ रहे हैं। कोई अपना समय विषय वस्तु में डुबोकर खो रहे हैं, कोई पेपर पत्रिका समाचार सुनकर के बिता रहे हैं, और कोई अपने मवेशियों के साथ बिता रहे हैं, और कोई जब इस दृश्य से बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं तो वह जाकर के छत के ऊपर बैठकर दुनिया की नज़ारा देखते हैं। नज़ारे का अर्थ यहाँ यह बता रहा है कि वह उससे कुछ सीख रहे हैं कि आदमी अपने भीषण स्थिति में, विकट स्थिति में अपने आप को किस तरह संभालता है, और अगर वह समस्या का समाधान अपनी बुद्धि और मानसिकता के कारण सही से हल कर लेता है तो वह इंसान सही इंसान कहलाता है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या तो आएगी ही, समस्या से कोई वंचित नहीं रह सकता है, चाहे वह जिस प्रकार की समस्या हो, अर्थ की समस्या हो या विषाद की समस्या हो, कष्ट की समस्या हो। समस्या हर इंसान के साथ है, और उसके समाधान के लिए जब लोग सही रास्ते निकाल लेते हैं, उसका हल ढूंढ करके अपनी नई दिनचर्या के अनुसार फिर से जब वह सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं, तो वह इंसान अपनी परिस्थिति के अनुसार खरे उतरते हैं और वह एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को समाज के सामने पेश करते हैं, और समाज उनकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकती है। समाज बहुत गमगीन समस्या को अपने नज़रअंदाज नहीं करती है। वह उदाहरण स्वरूप अच्छे व्यक्तियों की चर्चा यदा कदा हमेशा करती रहती है, और तभी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। समाज के हर व्यक्ति पैसे तो कमाते ही हैं, धन अर्जन करते ही हैं, लेकिन कोई अपनी पहचान अच्छे रूप में बना लेते हैं। कारण यह होता है कि उनकी व्यवहारिक जो स्थिति होती है, समस्या के समाधान करने का जो ढंग होता है, वह वास्तव में समाज के अनुकूल होता है। वह प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बनाते हैं अपनी बुद्धिमानी से, अपने विवेक से, अपनी परख से, और समाज में अपनी पहचान देते हैं। इस कहानी के माध्यम से फणींद्रनाथ रेणु ने जो बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किए हैं, और उसमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विषम आपदा में लोग किस तरह अपनी समस्या का समाधान ढूंढकर अपनी हंसी खुशी से ज़िंदगी को जी लेते हैं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि समस्या का समाधान जो है वह व्यक्ति को
एक नई राह दिखाता है और नई राह पर चलकर जब व्यक्ति अपने आप को सही रूप में ले आता है तो वह अपने आप को एक अच्छे समाज के रूप में अपनी पहचान बनाता है। इस कहानी के में जो आपदा के बारे में बताया गया है, इसी के अनुसार ढेर सारे प्रश्न हैं। अब आप अगली कक्षा में प्रश्नोत्तर का हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।